नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका गेम समझिए में। आज हम लेकर के आए हैं एक अलग जो बिहार की राजनीति और बिहार की राजनीति से देश की राजनीति तक सीटों के समीकरण को लेकर के जो आने वाले 2024 के चुनाव में मामला फंसने वाला है उसको लेकर के आए हैं। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए गठबंधन के तहत अपने 303 सीट के बाद उसके साथी दलों के सीट सब मिला करके लगभग 330 से ऊपर है। इसका सीधा मतलब है कि बाकी के जो सीट हैं उनमें से अगर देखा जाए तो 153 सीट इस इंडिया गठबंधन के पास हैं। लगभग 153 सीट है, जिसमें से 52 सीट तो सीधे कांग्रेस के पास है। बिहार से अगर देखा जाए तो 17 सीट है। उत्तर प्रदेश से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में उतनी सीट नहीं है जितना से इंडिया गठबंधन अपने आप को बहुत मजबूत कर सके। 2019 के चुनाव से अगर तुलना करते हैं या फिर 2014 के चुनाव से भी तुलना करते हैं तो देखने में कुछ अलग ही आंकड़े नज़र आने लगते हैं। 2014 में जो परिस्थितियां बनी थी उसमें नीतीश कुमार और लालू प्रसाद अलग अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन 2015 में जब साथ आए थे तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया था बिहार की धरती पर। अब इसको लेकर के आंकड़े बिठाए जा रहे हैं और उन आंकड़ों का कई बार हमने आपको हवाला दिया है कि जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ आते हैं तो ये जीत की गारंटी मानी जाती है। लेकिन इस बार चीज़ें कुछ बदली हुई हैं और बदलने का कारण सबसे पहले है कि राज्य का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। और देश के चुनाव में नरेंद्र मोदी एक फैक्टर जरूर है। नरेंद्र मोदी फैक्टर इसलिए हैं कि उनके पास पावर है, ताकत है, टीम है और वो जानते हैं कि अपने विरोधियों से कैसे लड़ना है। वहीं अगर बात करें तो उनके एनडीए गठबंधन में भी अगर आप आ जाइए तो एनडीए गठबंधन उनका पूरी तरह से इंटैक्ट। एनडीए गठबंधन के जितने भी साथी हैं आप एक कॉल पे देखिएगा कि सभी उपस्थित हो जा रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन में बार बार तिथियों का बदलना और लोगों की उपलब्धता नहीं होना जो साथी दल हैं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अभी इंडिया गठबंधन को बहुत कुछ बदलना होगा अगर नरेंद्र मोदी से लड़ाई लेनी है। इस लड़ाई में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इंडिया गठबंधन का नीतीश कुमार संयोजक बन जाते हैं तो नीतीश कुमार का मकसद क्या है वो तो अलग बात है, लेकिन लालू प्रसाद का मकसद सिर्फ एक है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि उनका एक सूत्री मकसद है कि बिहार की गद्दी पर अपने पुत्र को बैठाना। हम इसमें थोड़ा सा आपको विषय से अलग लेके जा रहे हैं। जब 2022 में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ आए थे और उसके ठीक 6 दिन के बाद पटना के गांधी मैदान से जब 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की जब झंडोत्तोलन हो रहा था वहां दोनों मौजूद थे और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का नाम लेते अघा नहीं रहे थे। इतनी बार उन्होंने नाम लिया और इतनी बार इशारा किया कि वो देख करके ऐसा लगता था कि ये गठबंधन कितना मजबूत और कितना प्रगाढ़ हो गया है। अब नीतीश कुमार के लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं है, तेजस्वी यादव पर सारा भरोसा करके और तेजस्वी यादव को जल्दी ही सब कुछ सौंप देंगे। लेकिन कल जब ठीक एक साल के बाद नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के होते हुए नीतीश कुमार ने 2005 से पहले की चर्चा जरूर की। जो भी बात उन्होंने कहा कि हम तो कर ही रहे हैं, हम तो करते ही रहते हैं, हम तो बहुत कुछ किए, ये सारी चर्चा किए, लेकिन एक बार भी उन्होंने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया। इसका सीधा मतलब है कि संदेश कहीं ना कहीं दूसरी तरफ जा रहा है। तेजस्वी यादव को समर्थन करने वाले जो लोग हैं वो भले ही इस भ्रम में रहें कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी दे देंगे, लेकिन ये संभव नहीं लगता है कि नीतीश कुमार अपने से वो कुर्सी दे दें। अगर लालू प्रसाद में क्षमता है नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री बनाने का तभी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी देंगे, लेकिन ऐसा संभव लगता नहीं है। इसके कई कारण हैं। फिर हम विषय पर आ जाते हैं। आपको याद है कि 543 सीटों वाले लोकसभा में जब 2019 की बात करते हैं तो वहाँ बहुमत अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले उन छोटे छोटे समीकरणों को जोड़ करके ये निश्चिंत हो जाना चाहती थी कि वो हर हाल में सत्ता पर आएगी। 2014 में भी लगभग यही हुआ था। नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में
जिन दलों को जोड़ करके उसने रखा था उनमें से 9 सीटें उसके आए थे। 6 सीट एलजेपी को आया था और 3 सीट आरएलएसपी को आया था। 9 सीट आया था, जबकि 2019 में अपने विरोधी के साथ 16 सीट आया था, यानी 7 सीट अधिक। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को अपने सीट गंवाने पड़े थे। अपने जो सांसद हैं उनको, सिटिंग सांसद को टिकट काटना पड़ा था और नीतीश कुमार को देना पड़ा था। खैर ये सब बातें तो हो ही रही थी, लेकिन इस बीच में 2024 की तैयारियां ज़बरदस्त चल रही हैं। निश्चित रूप से तैयारी जब होती है तो कोई उदाहरण आप सेट करते हैं, आप पिछले और वर्तमान को जोड़ करके ही कोई समीकरण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपने समीकरण में गढ़ी हुई है, लगी हुई है, लेकिन वहीं जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ 38 दल हैं, 39 दल कह लीजिए आप, उन 38-39 दलों का जो वर्तमान स्थिति है उसमें एनडीए गठबंधन के 39 दलों में 25 दल ऐसे हैं जिनके पास कोई भी प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं है। इसका सीधा मतलब आप समझ रहे हैं कि ये 25 दल, हालांकि संख्या अधिक है, इंडिया गठबंधन से एनडीए गठबंधन की बात करें तो संख्या बिल्कुल अधिक है, लेकिन ऐसी स्थिति में साफ नज़र आता है कि कहीं ना कहीं ऐसे 14 दल हैं जिनके प्रतिनिधित्व हैं उसमें, और इन 14 दलों के साथ 333 से ऊपर सांसदों की संख्या लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की हो जाती है। यानी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने का ये आंकड़ा काफ़ी है। 272 का जो बहुमत का आंकड़ा है वो पार कर जाते हैं। 2014 में भी वो अपने दम पे पार कर गए थे। अब 2024 की तैयारी में कहा यह जा रहा है कि उनके लिए इंडिया गठबंधन कठिन परिस्थिति पैदा करेगा। इंडिया गठबंधन कठिन परिस्थिति पैदा करेगा। इन बातों को यदि आप देखें तो ऐसा संभव लगता है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में इंडिया गठबंधन के बनिस्पत अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन में भी जो 26 दल बेंगलोर में मौजूद थे उनमें से 10 ऐसे दल हैं, यहाँ भी इंडिया गठबंधन पिछड़ रहा है। 10 ऐसे दल हैं जिनके पास कोई भी प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं है। हालांकि आने वाले समय में क्या होगा वो परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक बात तो साफ नज़र आता है कि ये दोनों ही गठबंधन अपने अपने हिसाब से अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो संसद में बोलते हुए स्पष्ट कर दिया कि वो एक बार फिर से 2024 में सत्ता में आ रहे हैं और उनकी टीम आ रही है। लेकिन वहीं अगर लालू प्रसाद की बात करें तो लालू प्रसाद ने कहा है और कई बार रिपीट किया इस बात को कि अगली बार नरेंद्र मोदी झंडा नहीं फहराएंगे। अब इस सवाल का जवाब अगर आप बिहार में खोजना शुरू करें तो जो परिस्थितियां बनी है उसमें ऐसा लगता है कि क्या नीतीश कुमार आने वाले 2024 और 25 में झंडा फहराएंगे। अब ये सवाल हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन जहां हमने आपको बताया कि 39 दलों का और 26 दलों का ये 2 गठबंधन है, वहां एक बिना गठबंधन के ऐसे 9 दल हैं जो बड़ी अंतर पैदा कर रहे हैं इन दोनों ही गठबंधन के लिए। खास करके उनका जो वोट बैंक है वो इस इंडिया गठबंधन के तरफ से खींच करके आता है और उसी वोट बैंक में उनकी सेंधमारी होती है। बहुत ज़्यादा एनडीए गठबंधन को, यानी लालू प्रसाद और जो नीतीश कुमार के गठबंधन है उसके बनिस्पत जो नरेंद्र मोदी का गठबंधन है उसको वो ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाते हैं। अगर वो वोट काटते भी हैं तो इंडिया गठबंधन का काटते हैं, क्योंकि वो गैर भाजपाई दल हैं और उनके वोट का आधार विपक्ष वाला वोट बैंक ही है। जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का वोट भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जाता था, और अब जबकि इंडिया गठबंधन से वो बाहर हैं तो उनका वोट जो है इंडिया गठबंधन के तरफ से ही कटेगा, जिसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को हो सकता है। वहीं अगर जनता दल सेकुलर की जेडीएस की बात करें तो जेडीएस गठबंधन का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन उसका एक सीट जो है अभी वर्तमान में, जिसमें आपको हमने बताया बीएसपी का, मायावती का, तो उनका 10 सीट है और ये 10 सीट कभी भी
इंडिया गठबंधन को नहीं, एनडीए गठबंधन के लिए हमेशा फायदेमंद होगा अगर वो पिछले चुनाव में भी इस तरह से सीट लेकर के आती है। इसके अलावा बीजेडी की बात करें, बीजू जनता दल की, तो नीतीश कुमार के बहुत मनाने के बाद, नीतीश कुमार के बहुत आग्रह करने के बाद, ये कहने के बाद, अरे हम लोग तो साथे हैं, हम लोग तो बहुत पुराना संबंध है, इनके पिताजी हमको बहुत मानते थे, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि वो इस इंडिया गठबंधन और नीतीश कुमार जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं उसके हिस्सा नहीं है। नीतीश कुमार से मुलाकात के दूसरे ही दिन उन्होंने जा करके नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनके पास 12 सीटें हैं। इसका सीधा मतलब है कि बीजेडी का समर्थन अगर मिलता तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को थोड़ा सा और बूस्टअप डोज मिलता। लेकिन इसके साथ साथ एक बीआरएस है, भारत राष्ट्र समिति, इनके पास भी 9 सीट हैं और ये भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के तरफ से ही अपना सीट लाते हैं। वाईएसआरसी यानी वाईएसआर कांग्रेस जो है उनके पास 22 सीटें हैं और ये अभी तक अनाउंस नहीं की है किसको समर्थन करेंगे, लेकिन अभी इनका सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो एनडीए की तरफ है। यानी कि साउथ में चाहे जितना भी आप काम कर लीजिए, लेकिन ये 22 सीटें सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा और एनडीए गठबंधन को फ़ायदा हो रहा है, तो इंडिया गठबंधन को इसका घाटा हो रहा है। वहीं अगर बात करें टीडीपी की, तेलुगु देशम पार्टी की, तो चंद्रबाबू नायडू ने तो एनडीए गठबंधन में अपने आप को फिर से एक बार ला करके ये बता दिया है कि वो एनडीए गठबंधन के साथ हैं। उनके पास 3 सीटें हैं। इतना ही नहीं, एआईएमआईएम की बात करें तो इनके पास भी 2 सीटें हैं और ये भी कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि अगर वोट काटते हैं, खास करके अगर बिहार की बात करें तो बिहार में लालू प्रसाद के वोट बैंक में एक बड़ी सेंधमारी इन्होंने किया है और इस सेंधमारी से एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि बिहार में भी मुश्किल होगा और देश के अलग अलग हिस्सों में भी अपने उम्मीदवार उतार करके ये विपक्ष को कमज़ोर करेंगे। इतना ही नहीं, शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो ये भले ही बाहर है लेकिन समर्थन एक तरह से मान के चलिए कि इन्होंने एनडीए गठबंधन को दिया है। ये कहीं से दूसरे खेमे में नहीं है, पंजाब में इनका बोलबाला है और पंजाब में जिस तरह से कांग्रेस अलग खेमे में है, आम आदमी पार्टी अलग खेमे में जो सरकार बनाए हुए है, तो ये एक अलग खेमे में खड़े हैं और ऐसी स्थिति में AIUDF जो है उनके पास भी 1 सदस्य है और ये भी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। यानी कि ये 62 सीटें 9 दलों के हैं जो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है और ये बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के द्वारा जो प्रयास किया गया है इंडिया गठबंधन बनाने का, और अगर नीतीश कुमार इसको कमांड में ले लेते हैं तो वहाँ 2 तरह की बातें सामने आती है। जो जानकारी मिल रही है उसमें नीतीश कुमार के सर पर भी एक कमांडर बैठाने की बात चल रही है। एनडीए गठबंधन के संयोजक के रूप में अगर नीतीश कुमार आते हैं तो उनके ऊपर सोनिया गांधी को अध्यक्ष बना करके बैठाया जाएगा और 11 लोगों की स्टीयरिंग कमेटी होगी जो इस गठबंधन को चलाएगी। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का 2 बात होगा। पहला तो ये कि नीतीश कुमार के पास कोई काम करने के लिए बहुत बड़ा नई हिस्सेदारी रह जाएगा। उनके बातों का वैल्यू तब होगा जब ये 11 समर्थन करेंगे। और दूसरा, अगर कोई घाटा होता है, अगर कोई परेशानी होती है, जैसे इन दलों को नहीं जोड़ पाते हैं और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल नहीं करने में सफल होते हैं, तो सारा का सारा दोष नीतीश कुमार पर ही जाएगा। क्योंकि शुरुआत उन्होंने की थी और बार बार वो कहते हैं कि हमने तो सबको जुटा दिया, हम तो यही करते हैं, हम तो इसी तरह से करते हैं, और इसका घाटा जो है नीतीश कुमार को निश्चित रूप से मिलेगा। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का पॉलिटिकल कैरियर और उनकी कुर्सी दोनों कहीं ना कहीं खतरे में लग रही है। अब इस पूरे माहौल को देखा जाए तो लालू प्रसाद का जो एंगल है वो एंगल उनका एक सूत्री कार्यक्रम, जो कि बिहार में नीतीश कुमार को बाहर कर देना और बेटा को मुख्यमंत्री की कुर्सी बैठाना, इसमें भी एक बहुत बड़ा कैच है। और ये है कि अगर नीतीश कुमार महाराष्ट्र में होने वाली बैठक तक इस बात को नहीं मानते हैं तो फिर प्लान बी भी है और उस प्लान बी से नीतीश कुमार को गद्दी से उतारा जा सकता है। यानी दोनों ही परिस्थिति में नीतीश कुमार के लिए आगे गड्ढा है तो पीछे खाई है और दोनों में नीतीश कुमार को एक न एक में गिरना है।
अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। जब 31 तारीख को महाराष्ट्र में ये इंडिया गठबंधन बैठेगा तो अगली रणनीति क्या होगी। लेकिन इतना तो बात खुल करके सामने आ गई है कि नीतीश कुमार के हाथ में स्टीयरिंग नहीं होगा, बल्कि वो बगल में खलासी के कुर्सी पर बैठ करके और इस गठबंधन का जो गाड़ी आगे बढ़ता जाएगा उसमें दाएं बाएं करते रहेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। गेम समझिए में हम आपसे यही विदा लेते हैं। बाकी की खबरें भारत लाइव पर जारी रहेंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।